Hello students, here our next lecture of class 12th chapter 3rd ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्लियर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ना है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट फ्रॉम द अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड germ cell in the gonad from for sexual reproduction is called गैमेटोजेनेसिस। या नॉर्मली अगर हम बोलें तो गैमेट का फॉर्मेशन होना, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनता कैसे है किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, भले वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है अनडिफरेंशिएटेड डिप्लॉइड germ cell से, तो उसे हमने पढ़ना है। तो उससे पहले हमने पढ़ना है टाइप्स एंड फेजेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइप्स कौन कौन होते हैं, या गैमेटोजेनेसिस में फेज कौन कौन सी आती है। गैमेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब है कि किसी की बॉडी में अगर हम कह रहे हैं मेल है, उसकी बॉडी में स्पर्म है, तो स्पर्म कैसे बनता है वो पढ़ना है। फीमेल है, फीमेल की बॉडी में एग कैसे बनता है वो हमने पढ़ना है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis हमने दो टॉपिक पढ़ने हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा आता है स्पर्म फॉर्मेशन, एंड oogenesis में हम पढ़ते हैं एग फॉर्मेशन के बारे में, या एग कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से फेजेस उसमें आते हैं, वो सब हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, या कोई भी आप बोलो, तो एक होता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। सेकंड वन इज oogenesis, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा ये फॉर्मेशन ऑफ एग, ओके। फॉर्मेशन ऑफ एग एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवा आपने ये पढ़ना है। तो सबसे पहले दोनों के दोनों, भले आप स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करो, भले आप oogenesis की बात करो, दोनों में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं या 3 फेजेस इन्वॉल्व रहती है। सबसे फर्स्ट फेज आता है मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, इस फेज में क्या होता है, जितने भी जर्म सेल्स होते हैं, गोनैड में प्रेजेंट जर्म सेल्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन इनमें होती है। सेकंड फेज आता है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज जर्म सेल ग्रो करते हैं साइज में, ग्रोथ इन साइज, साइज में ग्रो करना ये स्टार्ट करते हैं। थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। इन विच म्यूसिस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द गैमेट। तो यहाँ पे पहले माइटोसिस हुआ था, अब यहाँ क्या होता है, म्यूसिस होता है, जिससे आगे जाके गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सिर्फ 3 फेज ही इन्वॉल्व रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो अभी कैसे होता है हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि इट टेक प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। ये कहाँ होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में कहाँ होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल हमने पढ़ा है टेस्टिस में होते हैं, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था ना सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग इसमें प्रेजेंट रहती है, और आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्यूबॉइडल प्राइमरी जर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ टॉल सोमेटिक सेल्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, सर्टोली और नर्व सेल जिन्हें हम कहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कैसे
कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बट फॉर कन्वीनियंस इन ऑफन डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले 2 स्टेज में ये डिवाइड है, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, स्पर्म बनते ही रहते हैं, लगातार ये बनते रहते हैं, लेकिन 2 फेज में हमने इनको डिवाइड कर दिया है, 2 स्टेज इसमें आती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ spermatids from undifferentiated germ cells। ओके, सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड जो स्टेज है इसकी, ये तीनों फेज तो होंगे ही होंगे, सॉरी ये तीनों फेज तो होंगे ही होंगे, इन तीनों फेज के अलावा भी ये 3 फेज किस में होंगी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। अभी हम करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है स्पर्मेटोजोआ और ये एग बनने की जो प्रोसेस है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है ना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो अब फर्स्ट स्टेप हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहले स्पर्मेटिड्स बनेगा, स्पर्मेटिड्स से डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो इस प्रोसेस के होते हैं अलग अलग फेज, यानी कि इस प्रोसेस में ये तीनों फेज इंक्लूड रहते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन, तीनों फेज इंक्लूड होंगी। मल्टीप्लिकेशन, मैचुरेशन, मल्टीप्लाई होंगे, मैच्योर होंगे, और नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई होंगे, ग्रोथ होगी, देन मैच्योर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों फेज होते हैं। तो फर्स्ट फेज की हम बात करते हैं, कौन सी फेज की? मल्टीप्लिकेशन फेज की। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेजेस इसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन वाली जो फेज़ है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स। तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है इसमें ही ये तीनों जो फेजेस होती हैं ये कंप्लीट हो जाती है। तो हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल है ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में तो प्रेजेंट रहते ही रहते हैं, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स हैं जो डिफ्रेंशिएट नहीं हुए हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स ये प्रेजेंट है कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूबल में। हमने अभी भी पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूबल में ये प्रेजेंट रहते हैं। और इनको क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और इन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल को क्या बोलते हैं? अब आपने टर्म्स लर्न करने हैं क्योंकि ये कुछ कुछ सेम लगते हैं, तो ये टर्म्स आपने याद करने होंगे, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल। तो अब यहाँ से पता चल गया ना, स्पर्म मदर सेल है, यानी कि यहाँ से क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, ठीक है, स्पर्म मदर सेल। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में होते हैं, वो उनको क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म मदर सेल बोलते हैं। अब यही क्या करते हैं? माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन का फायदा क्या होगा? ये स्पर्मेटोगोनिया का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दैट अब देखो, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू एक स्पर्मेटोगोनिया सेल ने 2 सेल बनाए, फिर इसने बनाए, फिर इसने बनाए, तो लगातार कंटिन्यूस डिवीजन होता गया और इन्होंने नंबर अपना इंक्रीज कर लिया। तो अब जो ये इंक्रीज नंबर में आए, रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होता है और हर एक न्यूली फॉर्म्ड स्पर्मेटोगोनियम जो सेल होगा वो क्या करता है? सेम नंबर में इनके क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो 46 क्रोमोसोम, 46 इसके पास है, 46 इसके पास है, 46 सबके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है।
तो जो स्पर्मेटोगोनिया होता है इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है जो कि 2n और डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है। ये हम स्पर्मेटो या स्पर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोनिया की बात नहीं कर रहे हैं, स्पर्मेटोजोआ की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म मदर सेल की बात कर रहे हैं। स्पर्म के पास होते हैं स्पर्मेटोगोनिया के पास होते हैं 46 क्या क्रोमोसोम्स, ठीक है। और स्पर्म के पास कितने होंगे 23। ऐसे ही एग के पास कितने होंगे 23 एग के जाएंगे, 23 स्पर्म के जाएंगे, तब तो डिप्लॉइड बॉडी बनाएंगे ना। तो यहाँ पे को मदर के पास कितने होंगे, मदर के पास तो पूरे होंगे ना 46। तो स्पर्म मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। रिपीटेड माइटोसिस डिवीजन होती है और वो अपने नंबर को इंक्रीज करती है। बस मल्टीप्लीकेशन में इतना ही होता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया प्रोवाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ द टेस्टिस ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ द एनिमल की अर्ली लाइफ में ग्रोथ को प्रोवाइड करता है। अगर इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें ना तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ओके। इसने भी 46 क्रोमोसोम, इसने भी 46 क्रोमोसोम्स, ठीक। अब क्या हुआ, मेन माइटोसिस हुआ, माइटोसिस किया, इससे भी 46, इससे भी 46, इससे भी 46 क्रोमोसोम्स बने। इसे ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल्स हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में हुआ, डिवाइड तो हो रहे हैं लेकिन 46 46 46 सब इक्वल डिवाइड हो रहे हैं, इक्वली क्रोमोसोम नंबर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बस मल्टीप्लिकेशन फेज यही है जहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, वही तो मल्टीप्लिकेशन हुआ ना। मल्टीप्लिकेशन मीन्स नंबर को इंक्रीज करना, और कौन नंबर इंक्रीज कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में प्रेजेंस जो सेमिनिफेरस ये अनडिफरेंशिएटेड जो जर्म सेल है स्पर्मेटोगोनिया सेल ये अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, नेक्स्ट फेज होता है ग्रोथ फेज। अब क्या होगी, ग्रोथ होगी, फिर ऑब्वियस सी बात है। अब देखो जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है कोई भी एनिमल, यानी कि प्यूबर्टी के आसपास जब पहुंच जाएगा तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया, पहले तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस डिवीजन इनमें हो रहा है। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी में पहुंच जाएंगे, मैच्योरिटी के टाइम पे या एज पे पहुंच जाते हैं, तो कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या कर देते हैं, स्टॉप डिवाइडिंग। सम स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप डिवाइडिंग और इंक्रीजिंग देयर नंबर, ठीक है, एंड ग्रो इन साइज। अब क्या करते हैं, डिवाइड होना रोक देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनका यूज नहीं है, डिवाइड होना रोक के अपने साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने साइज में ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म और रेप्लिकेट, डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं, साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी वजह से इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को अब क्या कह दिया जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया स्टॉप हो जा रहे हैं ना, जो डिवाइड करने से रुक जा रहे हैं, ये क्या करेंगे, साइज अपना ग्रो कर देते हैं, साइज बढ़ जाता है और इसमें साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो इनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी, या एरो लगा लीजिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। कौन, ग्रोथ फेज में कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड करना रोक देती हैं और अपने साइज में इंक्रीजमेंट ले आती हैं, अपने साइज को बढ़ा लेती हैं। और जब उनका साइज बढ़ जाता है तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो ये जो फेज होता है, द ग्रोथ फेज इज ऑल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो इस फेज को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कहा जाता है, साइटोजेनेसिस इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये स्पर्मेटोसाइट्स को दे रहे हैं तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोल दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये क्या करते हैं, अपने साइज के 2 गुने हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी स्पर्मेटोगोनिया ने खुद को रोक लिया था डिवाइड होने से, वो अपने साइज के 2 गुने साइज के हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। और बाकी के जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस डिवीजन करते ही रहते हैं और ज़्यादा स्पर्मेटोगोनिया को फॉर्मेशन करते ही रहते हैं, ठीक है। कुछ ही होते हैं जो रुक जाते हैं और क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं।
और जो नहीं ग्रोथ करते हैं वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूसली डिवाइड खुद को कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा क्या ग्रोथ फेज, कुछ भी नहीं, कुछ भी टफ था। बताओ मल्टीप्लीकेशन में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई हुआ, नंबर इंक्रीज किया। ग्रोथ में क्या हुआ, इन्हीं यही स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या हो गए, अपने साइज को, कुछ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ने अपने साइज को बढ़ा लिया, और साइज को बढ़ाने के बाद उन्हें हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इस प्रोसेस को स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी हमने कह दिया। बस ग्रोथ फेज में इतना ही हुआ। तो अब क्या हुआ, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में नॉर्मली ये 46 ही रहा, और उसके बाद में क्या हुआ, ये इतना ही रहेगा ग्रोथ फेज में, 46 रहा। इन्होंने अपने नंबर इंक्रीज करे, और उसके बाद 23 में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर में ये नंबर फॉर्मेशन करते हैं। पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है, पढ़ा था ना। तो अभी आएगा ग्रोथ फेज में हमारा ये हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, मैच्योर होंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ने क्या किया, फिर से जो डिवाइड हो रहे थे डिवाइड हुए, जिन्होंने साइज में इंक्रीजमेंट करना था इंक्रीजमेंट हुआ, लेकिन अब यहाँ से हैप्लॉइड बनने की प्रोसेस भी कुछ इन्होंने, वैसे नॉर्मली इतना ही होगा। ठीक है, अभी ये मत देखिए, इसमें इतना ही होगा। ये फिर से ग्रो किया, जिन्होंने ग्रो नहीं किया मीन्स की जो डिवाइड नहीं हुए, तो उन्होंने अपना साइज बढ़ा दिया, बस इतना याद रखिए। मैच्योरेशन फेज, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी कितना इजी है, देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन हुआ, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। अब इनके पास क्या है, दे कंटेन्स हाफ और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23। यानी कि ये 46 थे ना, 46 से डबल साइज हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, 23 नंबर इनके क्या हो गए, क्रोमोसोम नंबर। यानी कि फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ग्रोथ फेज में बना हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योरेशन फेज की तरफ जब आगे बढ़ता है, तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करता है। फर्स्ट मियोसिस, माइटोसिस नहीं, मियोसिस डिवीजन करेगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन में तो डबल हो जाएगा ना नंबर। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अब इस 46 से 23 में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अब हो जाएंगे, यानी कि अब स्पर्म बनने के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है, क्योंकि हैप्लॉइड हो गया है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर अंडरगो नेक्स्ट मियोसिस डिवीजन करेगा। फिर ये क्या करता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन करता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये प्रोड्यूस कर देता है स्पर्मेटिड्स को। यहाँ पे जो खेल है वो ये कि आपने सिर्फ टर्म्स याद रखने हैं, कब क्या बन रहा है। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया मीन्स स्पर्म मदर सेल। यहाँ से क्या बने थे, स्पर्मेटिड्स, ग्रोथ फेज आया था, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल थे उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया, साइट में ग्रो किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मैच्योरेशन फेज में आए, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ। दिस डिवीजन इज इक्वेशनल। अब इस डिवीजन को क्या कहा जाता है, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि 23 में डिवाइड हो रहे हैं ना, इक्वेशनल हो गया, इक्वल अमाउंट में हो रहे हैं, इक्वल बन रहे हैं, तो इनको क्या बोल दिया, इक्वेशनल डिवीजन हमने इसे बोल दिया। ठीक है, अभी भी लेकिन स्पर्म नहीं बना है, सिर्फ स्पर्मेटिड्स बने हैं, और दिस डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इक्वेशनल बोल दिया। देयरफॉर हर एक स्पर्मेटिड्स कंटिन्यू करता है अब इस प्रोसेस को, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये प्रोसेस करने लगता है 23। अब जितनी भी सेल डिवीजन होती हैं जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स करेंगी, और स्पर्मेटिड्स वाला जो पार्ट इनका होगा, यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज नॉट कंप्लीट। यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है डॉटर सेल में, जो कि ये एक दूसरे के साथ जुड़े ही रह जाते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक कुछ ऐसे होता है ना, कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं। अगर ये अलग हो जाए तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये सेपरेट नहीं हो पाते।
एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड ही रह जाते हैं। इट इज़ ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस दैट द गैमेट्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो फिर एक और टर्म आता है, स्पर्मेटिड्स के टाइम पे सबके सब एक साथ जुड़े हुए ही रह जाते हैं। फिर एक नया प्रोसेस होती है, एक नया टर्म आता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे इनके साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं, या ये गैमेट्स जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो हम प्रोसेस देखते हैं, कैसे देखें, ये 23 बने थे। मियोसिस फर्स्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट में, तो उसके बाद क्या हो गया, मियोसिस सेकंड हुआ, तो 23 यहाँ से ऐसे बने। ठीक है, मियोसिस सेकंड के टाइम पे ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23। ठीक है, तो ये इनको हमने क्या बोल दिया, स्पर्मेटिड्स। ठीक, अब स्पर्मेटिड्स तो बन गए, लेकिन यहाँ पे को फिर से डिवीजन होता है और साइटोप्लाज्मिक अरेंजमेंट रह जाता है। मींस कि इस स्पर्मेटिड्स में जितने भी होते हैं सब साइटोप्लाज्म के जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, जो स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, ये सब के सब एक दूसरे के साथ जुड़े ही रह जाते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन के साथ जुड़े हुए रह जाते हैं। तो इनको ज़रूरत होती है सेपरेट होने की। ठीक है, और जब ये सेपरेट होते हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो इनको सेपरेट कर दिया जाता है स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे इन्हें अलग कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से देखते हैं हम इनको, 23 क्रोमोसोम, 23। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस। ठीक, तो इतना आ गया ना समझ में, क्या किया, ये हमने क्या पढ़ा था, मैच्योरेशन फेज। और ये हम कौन से फेज के अंदर पढ़ रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, फर्स्ट फेज के अंदर हमने पढ़ा था। कहाँ से, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल से। नॉर्मली ये जो प्रोसेस थी हमारी इतनी ही थी, स्पर्मेटिड्स बनने तक का ही हमने पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट वाला फेज। फिर सेकंड फेज अब हमारा स्टार्ट होगा। तो अब इस पूरी प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, स्पर्मेटिड्स कैसे बन रहे हैं, स्पर्मेटिड्स के बनने की प्रोसेस हमने पढ़ी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो सेकंड फॉर्म हमारा आया, या सेकंड टाइप जो था, या सेकंड पार्ट जो था, वो है स्पर्म बनेगा कैसे। फिर अब स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गया, अब आता है मेन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हुआ कैसे या होगा कैसे। ठीक है, तो जो स्पर्मेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ, द स्पर्मेटिड्स डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड मॉडिफाई इनटू स्पर्मेटोजोआ विच आर ऑल्सो हैप्लॉइड। तो जो स्पर्मेटोगोनियम है ये क्या करता है ना, फिर यहाँ से जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो डिवाइड नहीं हो पाते हैं, वो स्पर्मेटोजोआ में नहीं चेंज हो पाते हैं। तो यहाँ पे को एक स्पर्मेटोगोनियम आता है, और जो स्पर्मेटोगोनियम है वो यहाँ पे को 4 स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है। यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ, यानी कि ये स्पर्मेटोजोआ पे क्या करता है, जो स्पर्मेटिड्स है वो स्पर्मेटोगोनियम की हेल्प से, या जो स्पर्मेटिड्स है ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है, चेंज होता है स्पर्मेटोजोआ में, और इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे को एक प्रोसेस आती है स्पर्मियोजेनेसिस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है लेकिन ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई रोल नहीं है, स्पर्मेटिड डिवाइड नहीं होता है, यही चेंज हो जाता है। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसका हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में इसका ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और स्पर्मेटोटिलियोसिस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट होता है एक स्पर्म सेल का वो 2 मंथ का टाइम लेता है। ठीक है, मतलब कि स्पर्म सेल जब बन रहे होते हैं तो 2 मंथ, 2 महीने के आसपास का टाइम इसमें लगता है, 2 महीने इसमें लगते हैं स्पर्म को बनने में। और जो फुली फॉर्म्ड स्पर्म होता है वो फ्री हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबल की कैविटी में, या सेमिनिफेरस ट्यूबल की कैविटी में फ्री होके ये मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब मूव करना तो स्टार्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इतना आ गया ना समझ में, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे हुई। तो मैं आपको थोड़ा सा एक पूरा डायग्राम, एक क्लियर डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ। देखिए इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स।
टाइप्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन, तीनों फेजेस एक साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स 46 थे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसे जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने स्पर्मेटोगोनिया सेल्स को दिया माइटोसिस के थ्रू, लगातार डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन, स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्म मदर सेल, इन्होंने लगातार डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, क्योंकि इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। और जब नंबर इंक्रीज कर लिया तो कुछ ऐसे थे जो पीछे से यही ऐसे ही डिवाइड हो रहे थे। और साथ ही साथ फिर आई हम नेक्स्ट ग्रोथ फेज में, जब हम पहुंचे ग्रोथ फेज में पहुंचने के बाद इन्होंने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन किया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने ग्रोथ फेज में। नेक्स्ट हमने मैच्योरेशन की तरफ आगे बढ़ा, मैच्योर फेज की तरफ हम आगे बढ़े तो सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट का पहला कारनामा ये कि उसने इन डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन कर दिया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी कि हैप्लॉइड का फॉर्मेशन कर दिया, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया 23 क्रोमोसोम्स के साथ। फिर इन्होंने मियोसिस सेकंड किया, फिर से क्या हुआ यहाँ पे को 23 क्रोमोसोम्स में स्पर्मेटिड्स डिवाइड हो गए। और एक टाइम आया कि जो स्पर्मेटिड्स थे ये अब डिवीजन करना छोड़ के ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस इसमें हो जाता है और यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ का यहाँ पे को फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो हम कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये आप इसको नोट करिए। नोट करना आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसे नोट करें। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस ऐसे होती है। तो उसके बाद हमने पढ़ना है कि जब स्पर्मेटोगोनिया रिलीज हुआ, जैसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइम तो हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, सेमिनिफेरस ट्यूबर, सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, हमने इनकी बहुत बात करी थी ना। तो अब ये कहाँ गए, इनका तो हमने रोल पढ़ा ही नहीं, तो ऑफकोर्स इनका रोल भी हम पढ़ेंगे, सर्टोली सेल्स का रोल पढ़ेंगे हम, क्या रोल होता है। तो सबसे पहले आपको स्पर्मियोजेनेसिस समझ में आ गया ना। यहाँ पे आपको दो टर्म मिलने वाले हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और सेकंड मिलेगा स्पर्मिएशन, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना स्पर्मेटोजोआ में, ठीक है। दूसरा टर्म आपको मिलने वाला है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल, ऐसी प्रोसेस जिसमें सर्टोली सेल से, अब जो स्पर्म बने सर्टोली सेल में गए थे, तो सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज होना कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूबल की कैविटी में, उसे क्या बोल देते हैं, स्पर्मिएशन। यानी कि ये तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और ये क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स, from Sertoli cells into the cavity of the seminiferous tubules. ओके तो ये हमारा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो अब हम पढ़ते हैं कि सर्टोली सेल्स का क्या रोल है, ठीक है, या क्या क्या काम होता है, तो इसमें हो क्या क्या रहा है। तो प्रोसेस होती है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो गए तो उसे हमने स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया। स्पर्मेटोजोआ बन गए, उसके बाद रिलीज हो रहे हैं तो उसे स्पर्मियोजेनेसिस कह दिया। तो यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ से स्पर्म क्या होते हैं, अब वास डिफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइम्स में जाते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यहाँ से रिलीज हुए वास डिफरेंशिया के थ्रू, अब एपिडिडाइम्स में जाएंगे, एपिडिडाइम्स में टेम्पररी स्टोरेज होगा और इस टाइम पे ये क्या करेंगे, मोटिलिटी एक्वायर करते हैं, परहैप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सर्टोली सेल मैं आपको दिखाती हूँ एक डायग्राम। तो ये हमारा डायग्राम है, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ एंड सर्टोली सेल। तो देखो ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये सर्टोली सेल्स हैं, और ये स्पर्मेटोगोनियम सेल है, ये गोनियम सेल है, बेसल, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, ठीक है। पहले स्पर्मेटोगोनियम सेल, फिर यहाँ पे सर्टोली सेल में स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोसाइट्स बने, स्पर्मेटोसाइट से इसी सर्टोली सेल के पास स्पर्मेटिड्स बने और यहाँ से स्पर्मेटोजोआ बने, ठीक है। तो कुछ ये प्रोसेस यहाँ पे को होती है, कुछ इस तरीके का यहाँ पे होता है। इसके बाद पढ़ेंगे रोल ऑफ सर्टोली सेल, रोल ऑफ सर्टोली
सेल। तो इन सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे जो जर्म सेल हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड रहते हैं सर्टोली सेल के साथ, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा। सर्टोली सेल में वहीं पे प्रेजेंट रहता है, सर्टोली सेल में ही प्रेजेंट रहते हैं सारी चीज़ें ये। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसके बीच में प्रेजेंट था? सर्टोली सेल एंड बेसल लैमिना के बीच में। देखिए, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनियल सेल कहाँ प्रेजेंट है? सर्टोली सेल और बेसल सेल के बीच में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट है ना, तो वही आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जो सर्टोली सेल होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। किसको? प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है जो डेवलपिंग स्पर्मेटो जो है, जो अभी स्पर्मेटो जो अब बन रहा है उसे सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, नरिशमेंट देता है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे गैसेस है, वेस्ट एक्सचेंज है, या डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ के बीच में या ब्लड वेसल्स के बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूबल, जितना भी सब है वो सब कहाँ हो रहा होता है? किसके थ्रू हो रहा होता है? इन्हीं सर्टोली सेल्स के थ्रू। ऐसा नहीं कि इनका कोई रोल नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं, क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं, चेंजेस एक्सचेंजेस में, न्यूट्रिशन के हेल्प में, गैसेस एक्सचेंज में, हर चीज़ में ये स्पर्म को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो जो सर्टोली सेल है ये सिंथेसाइज करते हैं, ये इनका एक और काम है, ये एंड्रोजन का भी सिंथेसाइज करते हैं, एंड्रोजन भी बनाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करते हैं, ताकि अगर एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज हों तो उनको बाइंड करने के लिए प्रोटीन भी प्रेजेंट हो, ठीक है। किसकी हेल्प से? वे जो हेल्प करता है, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है? हाई एंड्रोजन लेवल अगर सेमिनिफेरस ट्यूबल में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हाई एंड्रोजन लेवल का होना जरूरी है। और ये हाई एंड्रोजन लेवल जो होता है ये इस चीज़ के लिए क्या होता है? ये मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे को होते हैं, ठीक है। दीज एक्ट एज फैगोसाइट्स टू, ये फैगोसाइट्स की तरह भी बिहेव करते हैं जो कि खा जाते हैं, ठीक है। दे कंज्यूम द रेसिडुअल साइटोप्लाज्म डिस्कार्डेड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे जिस साइटोप्लाज्म की जरूरत नहीं होती है, जो हट जाते हैं ना, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो कुछ साइटोप्लाज्म ऐसा होता है जो वेस्ट फॉर्म में रहता है, तो उसे भी ये क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं या खा लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? गैमेट फॉर्मेशन में हमने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि 3 अलग अलग फेजेस में ये होता है, 3 फेज इसके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और 3 मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज, और ये oogenesis में भी ऐसे ही होगा, ठीक है। फिर उसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, 2 तरीके से ये होता है, हमने पढ़ा एक तो फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड्स का, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। इसमें हमने तीनों फेजेस के बारे में बात करी, और स्पर्म कैसे बनता है, और रोल ऑफ सर्टोली सेल्स की हमने बात करी। तो यानी कि स्पर्मेटोजोआ हमारा कंप्लीट हो गया है, कैसे फॉर्मेशन हुआ ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पर्म कैसा दिखाई देता है, स्पर्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से हार्मोन जरूरी होते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर होगा तो हम एग फॉर्मेशन भी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।